हम तो चाहते हैं कि जो क्रिएटिव ब्रेन्स हैं वो एडमिशन्स लें, डिग्री कोर्सेज करें, सर्टिफिकेट कोर्सेज करें, खूब पैसा भी कमाएं, और अगर पैसा कमाएं तो अपनी कमाई का अंश शासन को देना, भारत के विकास के लिए योगदान देना ना भूलें। बिल्कुल, आप समझ गए हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने सही इशारा किया। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। इससे संबंधित बहुत सारे संशय, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं। हर साल हम ये करते आते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं शंका रह जाती है। वो सारी शंका आज दूर करेंगे इस डिस्कशन में। आइए स्वागत करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभम गोयल जी का, जो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए शुभम जी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किस किस व्यक्ति को ये फाइल करना चाहिए? कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी पेशा है, किसी का इनकम स्लैब जो है ऊपर नीचे है, हु ऑल आर एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न? देखिए, अगर एलिजिबल की बात करें जी, तो जिसके भी अब पास भी पैन है जी, वो एलिजिबल है, वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर हम करें कि मैंडेटरी किसको है, जर्नली जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि अभी 4 लाख चल रही है, ठीक है, 4 लाख से ऊपर है, तो उनको ये रिटर्न फाइल करना है। एक ये मिथ होता है कि अभी मतलब जो नया स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग 12 लाख तक इनकम पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो अगर नॉर्मल इनकम है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से इनकम नहीं है, तो 12 लाख तक रिबेट मिल जाती है, तो वो इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती। मतलब टैक्स लगता है, फिर रिबेट मिल जाती है और फिर टैक्स जीरो हो जाता है। लेकिन अगर हम लॉ की बात करें तो उसके अंदर अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर हो गई तो आपको रिटर्न दायर करनी है, और उसके अंदर ये दिखाया जाएगा कि आपकी इनकम लेट से 5 लाख है, उस पे इतना टैक्स बना, माइनस रिबेट हो गई, टैक्स जीरो, और फिर आप रिटर्न दायर कर तो देंगे। बेसिकली जिसकी भी 4 लाख से ज्यादा इनकम है उसको तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना है, राइट? करना ही करना है। ठीक है। हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपके भी मन में मेरी तरह बहुत सारे सवाल हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फोन इन कार्यक्रम रहेगा ये। अपने कोई भी सवाल है हमसे जुड़िए और पूछिए। नोट कीजिए हमारा फोन इन नंबर है 011, दिल्ली का एसटीडी कोड लगाइए 23097532। इस नंबर पर कॉल करके अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से संबंधित कोई संशय है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। तुरंत कॉल कीजिए और उनसे सीधे बात कीजिए। शुभम जी, रिटर्न फाइलिंग की चूंकि बात चल रही है, ड्यू डेट्स क्या है? कि आपकी बार कोई परिवर्तन किया गया है? जो आमतौर पर हमने सुना है कि 31 जुलाई एक घंटी होती है, एक अलार्म होता है, 31 जुलाई आने वाला है या 30 सितंबर आने वाला है। अब की बार क्या ड्यू डेट्स होने वाली है रिटर्न फाइलिंग के लिए? देखिए, इस बार एक थोड़ा ये जरूर चेंज किया सरकार ने, बाइफरगेट कर दी हैं ड्यू डेट्स। अभी तक 31 जुलाई होती थी सभी के लिए अगर नॉन ऑडिट केसेस हैं तो, जिसमें ITR 1, 2, 3 और 4 आते हैं। इस बार सरकार ने ITR 1 और 2 की ड्यू डेट तो 31 जुलाई रखी है, और ITR 3 और 4 की डेट 31 अगस्त रखी है। तो अब इसके अंदर मतलब 1 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है अगर आप ITR 3 और ITR 4 भरते हैं तो। मतलब ITR 3 और 4 मतलब जर्नल अगर बात करी जाए तो बिजनेस केसेस के लिए है। तो जो सैलरी पेशा लोग हैं उनके लिए तो ड्यू डेट 31 जुलाई रहेगी, और अदरवाइज वो फिर 31 अगस्त हो जाएगी, और ये नॉन ऑडिट केस के लिए। और मान लीजिए शुभम जी हम ड्यू डेट मिस कर जाएं तो? अगर ड्यू डेट, वैसे तो देखिए ड्यू डेट मिस करनी नहीं चाहिए। अगर ड्यू डेट मिस कर जाते हैं तो सरकार थोड़ी सी पेनल्टी लगाती है, और जो भी आपका टैक्स बन रहा होता है उस पर इंटरेस्ट और चार्ज करती है। तो आप अपनी ये रिटर्न 31 दिसंबर तक दायर कर सकते हैं। अच्छा, और अगर मैंने TDS पहले ही कटवा लिया है तो फिर भी क्या मैंडेटरी है मुझे रिटर्न फाइल करना? हाँ, देखिए, एक तो ये अपने हाथ में नहीं होता कि मैंने TDS कटवा लिया। TDS तो एक लीगल प्रोविजन है जो आपको आपकी इनकम दे रहा है। सपोज कमीशन इनकम है तो कमीशन जो दे रहा है, या सैलरी इनकम है तो सैलरी जो दे रहा है, तो वो सरकार की नियम के हिसाब से उसी को TDS काटना पड़ता है। तो वो तो TDS काट लेगा, लेकिन आपको रिटर्न इसलिए दायर करना है क्योंकि TDS एक स्पेसिफिक रेट से कटता है। सपोज कमीशन पे 2% TDS कटता है, लेकिन आप 10% के स्लैब रेट में या 20% के स्लैब रेट में आ रहे हैं, तो फिर बाकी का टैक्स तो आप ही को जमा करना होगा ना। तो इसलिए अगर आपकी इनकम मतलब वही 4 लाख से ऊपर है या
4 लाख से भी कम है और टीडीएस अगर कटा है तो आप रिटर्न अपनी दायर करें। तो ऐसे में क्या रिटर्न फाइल करके मैं अपना रिफंड क्लेम कर पाऊंगा जो मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया है सोर्स पर? हाँ, अगर देखिए रिफंड ऐसे होता है कि आपका टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए जी, और आपका टीडीएस अगर 1 लाख से ऊपर बन रहा होगा तो वो जो ऊपर का अमाउंट होगा, सपोज 1,10,000 है तो 10,000 आपको रिफंड हो जाएंगे। जी। और यही अगर टीडीएस 90,000 कटा होगा तो जो बैलेंस 10,000 होगा वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जी, यानी ये बात तो समझ ही लेनी चाहिए हर व्यक्ति को कि अगर वो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट के अधीन है, टैक्स के दायरे में नहीं आता लेकिन उसका टैक्स डिडक्ट हो गया है सोर्स पर, तो रिटर्न फाइल करके उसका रिफंड भी क्लेम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को ये बताओ शुभम, अगर हमारे को जब आईटीआर फाइल करने में हम बहुत सारे नर्वस हो जाते हैं कुछ लोग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मांगें या अपने पास तैयार रखें आईटीआर फाइलिंग के वक्त? जी, देखिए आईटीआर फाइल करते हुए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम्स क्या क्या है। एक तो सपोज सैलरी इनकम है तो सैलरी इनकम जिसकी है बाय मतलब ये मान के चलिए उसके अलावा भी कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो होती हैं लेकिन ध्यान में नहीं आती, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया या एफडी की इनकम हो गई, या अगर आपने एसआईपी करी हुई है, म्यूचुअल फंड चेंज करे हैं या म्यूचुअल फंड आपने बेचे हैं तो उस पर आपकी कैपिटल गेन की इनकम हो गई। तो ऐसे करके आपको सारी इनकम की डिटेल्स रखनी है। 5 तरह की इनकम होती है इनकम टैक्स के हिसाब से। एक तो सैलरी इनकम, एक बिजनेस एंड प्रोफेशन की, एक कैपिटल गेन की, एक हाउस प्रॉपर्टी की और अदर सोर्सेज। जो बाकी 4 हेड में नहीं आई वो सारी अदर सोर्स में आ जाती हैं। तो आप अपने पास ये पहले एक लिस्ट बना लेंगे मेरे पास कौन कौन सी इनकम्स हैं। फिर उसके हिसाब से आप आईटीआर फॉर्म का चयन करेंगे कि आईटीआर 1 भरूं, 2 भरूं, 3 भरूं या 4 भरूं, कौन सा एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद आपके पास आपके मतलब बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट भी सारे के सारे मेंशन करने होते हैं। अगर बैंक अकाउंट सारे मेंशन नहीं कर रहे तो उसके भी पीनल प्रोविजन होते हैं। तो उससे बेटर है कि जितने भी आपके अकाउंट्स हैं भले आप यूज ना कर रहे हो, उसमें कोई इनकम ना आ रही हो, फिर भी आप उसे डिक्लेयर करिए। तो ये सारी मेन डॉक्यूमेंट हैं। और जैसे आपका टीडीएस कटा है तो टीडीएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और खास तौर से अगर आप सैलरी पेशा इंसान हैं तो फॉर्म 16 मिलता है। फॉर्म 16 में पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों होना चाहिए। पार्ट ए के अंदर टोटल टीडीएस आता है कि कितना टीडीएस कटा है। पार्ट बी के अंदर पूरी वर्किंग होती है, एक तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी होती है कि टोटल इतनी सैलरी थी, इतना रिबेट मिला, ये डिडक्शंस मिली और उसके बाद इतना टैक्स बना। तो वो आपको अपनी रिटर्न के अंदर सारा रिकंसाइल करना है कि जैसा फॉर्म पार्ट बी के अंदर है, फॉर्म 16 के पार्ट बी के अंदर है, वही सब मैं अपनी आईटीआर 1 या 2 के अंदर दायर करूँ। जी शुभम जी, अगर मान लीजिए हम रिटर्न भरते हैं और कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो क्या रिटर्न रिवाइज करने का भी कोई प्रावधान, कोई ऑप्शन रहता है? हाँ, रिटर्न रिवाइज करने का भी प्रावधान है। आप जैसे रिटर्न भर रहे हैं और आपको पता लगा कि अरे मैंने अपनी रेंटल इनकम नहीं दिखाई, मैंने मतलब अपना एक घर रेंट पे भी दे रखा है, तो रिटर्न दायर करने के बाद भी आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। उसके अंदर पुरानी वो डिटेल्स मांगेगा कि आपने पहली जो ओरिजिनल, इसे बोलते हैं ओरिजिनल रिटर्न, जो पहली रिटर्न आप दायर करते हैं, ओरिजिनल रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है और किस दिन फाइल करी, उसके बेसिस पे आप बाकी सारी डिटेल्स अपनी अपडेट करके रिवाइज कर सकते हैं। कितनी बार ये रिवीजन का ऑप्शन रहता है? क्या मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया जा सकता है? मल्टीपल रिटर्न आप रिवाइज मतलब मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन बेटर भी होती है क्या कि इस समय तक आप रिवाइज कर सकते हैं उसके बाद नहीं? हाँ, अगर आपने अपनी रिटर्न टाइमली भर दी है तो आप अपनी रिटर्न 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं। और अगर मेरे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन इनकम है, एसेट्स हैं, क्या उसको भी दिखाना, डिक्लेयर करना ज़रूरी है? हाँ, अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है या मानिए जैसे सपोज कोई भी व्यक्ति यूएस में काम करने गया, 2 साल पहले गया हुआ है लेकिन उसका अकाउंट वहाँ पे खुला हुआ है, उसने बंद नहीं कराया, वो अभी भी उसी के नाम पे एक्टिव है, तो ये सारी फॉरेन एसेट मानी जाएंगी। तो वो एक शेड्यूल एफए होता है फॉरेन एसेट का आईटीआर के अंदर, वो आपको शेड्यूल पूरा प्रॉपर फिल करना है, उसमें अपनी अकाउंट की डिटेल्स देनी है, फिर अपनी रिटर्न दायर करनी है। और ये और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है या फॉरेन इनकम है या आप कोई फॉरेन एसेट का, फॉरेन इनकम का कोई बेनिफिट ले रहे हैं,
तो आपको ITR 1 और 4 नहीं दायर करनी है, आपको 2 या 3 दायर करनी है। अच्छा। ITR 1 और 4 एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो। ओके। शुभम जी, आज चूंकि 15 तारीख है और एडवांस टैक्स की जब बात करते हैं तो उसकी ड्यू डेट एडवांस टैक्स की आज है। बेशक हम असेसमेंट ईयर 26-27 की बात करें, लेकिन एडवांस टैक्स पेयर्स के लिए भी आपसे जानना चाहते हैं कि कौन एलिजिबल है और किसको कंपल्सरली एडवांस टैक्स भरना है। अगर आपका टैक्स 10,000 से ऊपर बनता है पूरे साल में जी, टैक्स पेबल, मतलब आपको लगता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम पे जो भी टैक्स बन रहा है उसमें अगर TDS भी माइनस कर देंगे तब भी 10,000 या 10,000 से ऊपर का आपका टैक्स बनेगा। जी, तो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपको एडवांस टैक्स जमा करना होता है क्वार्टरली। जैसे क्वार्टर 1 का जमा करना होगा 15 जून तक जो आज है, ऐसी क्वार्टर 2 का सितंबर में, क्वार्टर 3 का दिसंबर में, और मार्च का आप 15 मार्च तक जमा करेंगे। इसमें ये होता है कि सपोज मेरा 1 लाख का टैक्स बनना है तो मेरा 15,000 तक का, मतलब 15% टैक्स 15 जून तक जमा हो जाए, और 45,000 मतलब आज के 15,000 और अगले क्वार्टर के 30,000 मेरे क्वार्टर 2 तक जमा हो जाए, और फिर 75,000 तक दिसंबर में और 1,15,000 मार्च तक जमा हो जाए। ये उन्हीं के लिए मैंडेटरी होता है जिनका टैक्स 10,000 से ऊपर बन रहा होता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। बस सीनियर सिटीजन में ये कंडीशन रहती है कि आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको फिर एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में अभी भी है कि न्यू रेजीम फॉलो करें, ओल्ड करें, या फिर अगर ओल्ड कर रखा है तो क्या स्विच करने का भी प्रावधान होता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ओल्ड और न्यू रिजीम जब तक अवेलेबल है मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ आप पहले दोनों रिजीम के हिसाब से अपना टैक्स कंपेयर करिए, और जिसमें भी आपका टैक्स कम बन रहा है वो आप डिपॉजिट कर दीजिए, मतलब उसके हिसाब से टैक्स डिपॉजिट कर दीजिए और रिटर्न फाइल कर दीजिए। अब रही बात स्विच करने की, आप कभी भी रिटर्न को स्विच कर सकते, मतलब अपनी स्लैब को न्यू रिजीम लेना है या ओल्ड रिजीम लेना है वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है, मतलब आप बिजनेस करते हैं, तो आपको ये स्विच करने का ऑप्शन पूरे लाइफ में बस एक ही बार मिलता है। अच्छा। हाँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए शुभम जी इसी बीच। शालिग्राम जी बात करें छत्तीसगढ़ से। नमस्कार शालिग्राम जी, अपना प्रश्न पूछिए, स्वागत है आपका। मेरा प्रश्न ये है कि जो पेंशनर्स हैं उनको 31 जुलाई के पहले मतलब टैक्स पे करना है या बीच बीच में पे करना पड़ेगा? सीनियर सिटीजन की हम बात कर रहे थे, पेंशनर्स जो हैं। अगर पेंशनर हैं तो, और मतलब इसका मतलब सीनियर सिटीजन है, उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई होगी, और अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम और नहीं है या एडवाइजरी सर्विसेज और कहीं नहीं कर रहे हैं तो उन्हें एडवांस टैक्स जमा करने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनकी पेंशन पे कोई टैक्स बन रहा है या पेंशन इनकम हो गई या FD की इनकम हो गई तो उन्हें रिटर्न फाइल करने से पहले अपना पूरा टैक्स मतलब जमा करना पड़ेगा। जी जी। शुभम जी, अगर असेट्स की बात करें, कई बार जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, कैपिटल एसेट्स बेचने पर जो होता है उसके लिए कोई प्रावधान नया आया है अब की बार? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति ने अगर कैपिटल गेन्स की बात करें? देखिए, कैपिटल गेन काफ़ी तरीके से हो जाता है। जैसे सपोज आपने कोई अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचा है तो उस पर कैपिटल गेन हुआ है, या आपकी कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेचने से कोई इनकम है तो वो कैपिटल गेन हो गया, या आपने कोई अपना गोल्ड बेचा है उस पे कैपिटल गेन हुआ है। तो आपको ये कैपिटल गेन के प्रावधान ना अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि आपका इक्विटी शेयर से कैपिटल गेन हुआ है या अदर देन इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन है, अगर हम शेयर या म्यूचुअल फंड की बात करें, या आपका घर बेचने से जो आपको कैपिटल गेन हुआ है। इसमें दो बातें आपको बाइफरगेट करनी पड़ेगी, या तो वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो फिर उसके स्पेसिफिक रेट्स होते हैं टैक्स के। अगर वो सपोज रेजिडेंशियल हाउस बेच के आया है तो वो दूसरा रेट होगा, और अगर इक्विटी शेयर बेच के आया तो वो दूसरा हो गया। और शॉर्ट टर्म का अलग। मेन आपको ना बाइफरगेशन इस चीज की करनी होती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या शॉर्ट टर्म, और वो उस हिसाब से आपको अपने रिटर्न के अंदर उसको रिपोर्ट करना होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राम रतन जी मध्य प्रदेश से। नमस्कार।
मेरी बालिका पारी यूनिवर्सिटी में काम करने गई थी, तो उसकी 4 महीने में कंपनी ने टीडीएस काट लिया। तो वापस होने का कोई तरीका नहीं समझना, जी क्या करना? जी शुभम जी, कैसे वो टैक्स को रिफंड ले सकते हैं, ऐसा जानना देखिए, चाह रहे अगर उनकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है हैं। जी तो आपका वो सारा का सारा जो भी टीडीएस कटा होगा वो सारा रिफंड हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो अबव टैक्सेबल लिमिट हुई, सपोज 12 लाख से ऊपर हुई, अगर मतलब वो काम करने गए हैं, मतलब सैलरी इनकम होगी, राइट। या अगर कॉन्ट्रेक्चुअल होगा तो उनका शायद वो 10% टीडीएस कट गया होगा। तो अपनी वो रिटर्न दायर करके अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल के, और वो बैंक अकाउंट वेरीफाई पहले कर लें, मतलब रिटर्न फाइल करने से पहले इनकम टैक्स पे लॉगिन करके प्रोफाइल में जाके बैंक अकाउंट अपना अपडेट कर लें और वेरीफाई कर दें, तो वो रिफंड आ जाएगा। जब वो रिटर्न दायर करेंगे अपनी, तो वो रिफंड आ जाएगा। आपने बड़े सहज रूप से बता दिया, प्रोफाइल में जाके ऐसे करके वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन जो आम जनता अपने आप रिटर्न फाइल करना चाह रही है ऑनलाइन जाके, जो हम में से बहुत से लोग प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, कुछ लोग खुद करते हैं, जो खुद करते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, क्योंकि वहां पे हम भर रहे हैं, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। देखिए, सबसे पहले अगर कोई खुद अपनी रिटर्न भर रहा है, सबसे पहले इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड उसके पास होगा, वो लॉगिन करें अपनी प्रोफाइल में, प्रोफाइल को एडिट करें, उसमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले अपडेट करें, उनका एड्रेस, उनकी ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर। उसके बाद वो अपना बैंक अकाउंट देख लें, उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है। और जितने भी बैंक अकाउंट हैं, अगर मैंने मानिए 1 से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो सारे बैंक अकाउंट उसके अंदर ऐड करके उन्हें वेरीफाई कर लें, और उसमें एक डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट चूज कर लें कि मैं किस बैंक के अंदर अपना रिफंड चाहता हूँ। ठीक है, मेन तो ये चीज़ देखनी है, रिटर्न फाइल करने से पहले मेरी प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए और मेरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। साथ ही इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं, इनकम टैक्स इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है, उस पर भी इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कर सकते हैं और बहुत सहजता से और सरल तरीके से आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। शुभम जी, आपने कार्यक्रम में जुड़कर सार्थक चर्चा हुई और मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में जो संशय रहे होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद।